नमस्कार, बजट इंडिया का में आपका स्वागत है। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन पंचों की राय सुन लें, क्योंकि हम ताज़ा वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ बने हैं। आज दिन भर खूब पढ़ाई लिखाई करके और बहुत सारी चीज़ें इस बजट के बारे में जानी हैं। दरअसल बजट की शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि क्योंकि ये चुनाव से पहले आखिरी बजट होगा तो उसमें कुछ लोक लुभावन होगा। लगभग वैसी ही बात अब देखने को मिल रही है, खास तौर से अगर आप टैक्स कटवाते हैं। आयकर की अगर बात करें तो उसमें करदाताओं को थोड़ी सी छूट मिली है, स्लैब्स बदले गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जहां सरकार अपनी तरफ से सप्तऋषि की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जहां से बजट कटा है। देखिए, बजट का हिसाब क्या है। मान लीजिए 100 रुपए है, 100 रुपए में अगर एक दिशा में कुछ रुपए बढ़े तो कहीं से घटेंगे भी। तो जहां बढ़ा है वो भी बताएंगे और जो घटा है वो भी बताएंगे। मेरे साथ अखिलेश शर्मा, मनोरंजन भारती और इस तरफ निधि कुलपति और नगमा सहर भी हैं। एक एक करके आप भी शुक्रिया अपनी अपनी बात रखें। और मैं बता दूं आपको कि जब हम दिन में सीआईआई में एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, हाँ, तो उस समय जो इंडस्ट्री और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके लिए तो ये बजट बहुत ही अच्छा रहा और ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है, निवेश लाएगा, बल्कि उनके हिसाब से ये विकास और वेलफेयर दोनों का एक समावेश जो है वो करता है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि इतना अच्छा बजट कभी नहीं देखा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप कुछ क्रिटिक्स से बात करें, या मैं स्टूडेंट से भी मैं बात कर रही थी, तो उन्हें ये लग रहा था कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। बहुत सारी बातें पहले भी कही गई, लोक लुभावन है, ये भी लगता है। दरअसल जो टैक्स में छूट मिल रही है उससे फायदा किसको होगा, कितना होगा। एक विशेषज्ञ तो बार बार कह रहे थे कि देखिए आपकी जेब में पैसे आएंगे, अब आप पिक्चर देखने जा सकते हैं, बताइए, तो फिल्म इंडस्ट्री को बूम मिलेगा। बिल्कुल, जो चुनावी बजट, एक तरह से विपक्ष कह रहा है कि चुनावी बजट, अब चुनावी बजट है, लेकिन जो 7 लाख का एक स्लैब आया है कि अगर 7 लाख आप कमाते हैं उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो मुंबई से हमारे सहयोगी का एक प्रीरेक हम देख रहे थे, उनका ये कहना है, और अगर हमने बनारस से एक मंगाया तो उनका ये कहना था कि भाई ये एक बहुत बड़ी छूट है, क्योंकि भले ही हम यहाँ बैठ के सोचे, लेकिन जो 7 लाख कमाते हैं, सालाना आय उनकी उतनी है, उनको अगर टैक्स नहीं देना है तो एक वर्ग के लिए बहुत बड़ी बात है। अब महिलाओं के लिए जो महिला सम्मान बचत पत्र दिया है, उसमें आप 2 लाख रुपए 2 साल के लिए 7.5 ब्याज पर दे सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात मानी जा रही। लेकिन कटौती कहां हुई है, वो एक बड़ा अच्छा हमारे पास ग्राफिक्स बना हुआ है, बहुत अहम भी है, क्योंकि उससे जो बड़े सेक्टर्स हैं उन पर असर पड़ेगा, वो भी आपको दिखाएंगे। सब दिखाएंगे। और जो बजट की सबसे बड़ी कहानी आपको बता दूं कि वो है कि सरकार जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो इंक्रीज किया है 33%, ये जो है 10 लाख करोड़ जो है सरकार खर्च करने वाली है। और कहा जा रहा है कि इस बजट को यही जो एक पॉलिसी है वो ड्राइव करने वाली है, क्योंकि इसी से रोजगार भी मिलेगा और सरकार पैसे भी खर्च करेगी। अखिलेश, और मुझे लगता है कि बात ज़्यादा करके हो रही है इनकम टैक्स की स्लैब के ऊपर, लेकिन एक बड़ा फैसला जिस पर कम चर्चा हो रही है वो है पीएम आवास योजना का बजट। जिस तरह से 66% बढ़ाया गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, आप मान सकते हैं कि चुनावी कदम है। और वो इसलिए भी क्योंकि सिर पर अगर आपकी पक्की छत है तो आप कभी उस छत को देने वालों को भूलते नहीं हो। और शायद यही कारण है कि जो बेनिफिशरीज की बीजेपी की अपनी रणनीति है, उसमें ये मकान, पक्के मकान वाली बात भी आप जोड़ लीजिए कि ये बीजेपी को आगे आने वाले चुनाव में बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। और यही कारण है कि 66% का इजाफा किया गया है बजट में पीएम आवास योजना के। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला सरकार की ओर से है। और जाहिर तौर पर कि चूंकि मिडिल क्लास को लेकर लगातार पिछले 8 साल से सवाल पूछे जा रहे थे कि 2014 में आपने पहली बार, और बल्कि कहें कि आखिरी बार, कुछ राहत मिडिल क्लास को दी थी आयकर में, उसके बाद से कुछ नहीं दिया, तो उसका जवाब भी आज मोदी सरकार ने इस बजट के जरिए दे दिया है कि जो नई टैक्स रेजिम है उसमें 7 लाख रुपए तक आय पर कोई टैक्स नहीं है। और इसी के साथ साथ जो आगे अगर आप उसको जैसे कहा जाए कि उसका अगर आप विश्लेषण करेंगे, तो अगर आप तुलना करें तो पाएंगे कि जो लोग पुराने टैक्स रेजिम में छूट जो लेकर के करते हैं, शायद उनको उतना फायदा नए रेजिम में इस घोषणा के बावजूद भी ना हो। लेकिन ऐसे लोग जिनकी आमदनी ज्यादा नहीं है, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख है, उनके लिए निश्चित तौर पर नई स्कीम जो है एक बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएगी। उनकी जेब में ज्यादा पैसे इसके बाद अब आएंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पर स्टूडियो में मैं स्वागत करना चाहता हूँ अशोक ठाकुर जी का, निदेशक हैं नैफेड के, किसान और जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। उन लोगों से जब हमने बात की तो कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखे आपके इस बजट से।
सरकार के इस बजट से। समीर भाटी जी भी हमारे साथ हैं, आप पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। अगर आप हेल्थ बजट की बात करें तो ये भी बढ़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा मात्रा से कम नहीं हुआ है, लेकिन बढ़ा भी नहीं है। और एक उम्मीद ये जताई जा रही थी कि जब कोविड के बाद हम एक ऐसी स्थिति में जाएंगे कि ये बजट बढ़ेगा और इसके प्रति जो है जो फंड्स देने चाहिए वो और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अशोक ठाकुर जी आपसे शुरू किया जाए और आपसे ये जाना जाए कि आप किस तरीके से देखते हैं इस बजट को। और मैं यहाँ पे एक जोड़ दूं, अशोक ठाकुर जी की खासियत, जब आपको याद है वो तस्वीरें आती थी स्क्रीन पर कि अनाज की बोरियां हैं, सड़ रही हैं, इतना अनाज हो रहा है, तो हम अशोक जी को बुलाते थे स्टूडियो में, वो आते थे और बताते थे नहीं हम उनका ध्यान रख रहे हैं। लेकिन अब तो गेहूं भी बहुत महंगा हो गया। तो जो सवाल संकेत ने पूछा है आपसे, बताइए। अब मिलेट्स की ओर चला जाए। हाँ, मिलेट्स की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं जिक्र करना चाहूँगा कि सरकार ने जो बहुत बढ़िया काम किया है वो ये किया है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद विकास दर को 7% पर बनाए रखने में जो सफलता प्राप्त करी है, ये पहली सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है। दूसरी बात अच्छी ये लगी है कि जो प्रति व्यक्ति आय है उसको भी सरकार ने दुगने से ज़्यादा हुई है, और वो भी एक अच्छा संकेत है। अब अगर हम अलग अलग वर्गों की बात करें, अगर आप किसान से शुरू करना चाहते हैं या मध्यम वर्ग से, मुझे लगता है कि लार्जली ये बजट को हम मध्य वर्ग को डेडिकेटेड बता सकते हैं, क्योंकि उसमें मध्यम वर्ग में सैलरी क्लास भी आती है, उसमें छोटे उद्योगपति भी आते हैं, उसमें किसान भी आता है। अगर उन सबको हम जोड़ें तो मिडिल क्लास के लिए इसमें बहुत कुछ दिया गया है। किसानी की बात है, श्री अन्न योजना है। हाँ, देखिए, वो एक कोर इश्यू है। मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि इसमें बेसिकली जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो किसान कुछ ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी स्कोप इसमें दिया है। और दूसरा क्या है कि किसानों की जो मार्केटिंग से जुड़ी हुई समस्या है उसको इसमें एड्रेस करने की कोशिश की गई है, और पैक्स को जो मॉडर्नाइजेशन करके, उनका कंप्यूटराइजेशन करके जो इसमें बजट में प्रावधान किया है, तो एक नीचे जो विलेज लेवल पर जो मार्केट डेवलप करने की कल्पना है सरकार की। तो इनकम डबल करने वाली बात अभी भूल जाए। नहीं, देखिए, उसी से इनकम बढ़ेगी। नहीं, लेकिन जब आप वैल्यू एडिशन करेंगे नीचे के लेवल पर, आप किसानों के जो छोटे समूह हैं, इसमें 2 तरह से पैक्स को मजबूत कर रहे हैं, एफपीओ को साथ में डेवलप। लेकिन अशोक सर, आपने जो टारगेट रखा है 20 लाख करोड़ जो आप दे रहे हैं, वो तो आप क्रेडिट का आपका टारगेट है। तो किसानों को आपको तो एक्सीलरेटर फंड आपने एक बनाया है जिससे कि क्रेडिट के तौर पे उतना का एक आपने कुछ लमसम पैसा उसमें मल्टीपल हो गया। क्रेडिट का भी टारगेट बनाया है, और पैक्स के माध्यम से या ग्रामीण बैंक के माध्यम से 2 लाख तक जो ऋण का जो है उसको भी लिमिट बढ़ाई है, उसमें 2 लाख की है। अगर बाबा मैं इनकी मदद करूं अशोक जी की, तो जो यूरिया पे सब्सिडी है सरकार ने वो बढ़ा दी, क्योंकि प्रोफेसर विरमानी जब आए थे, डॉक्टर विरमानी, वो बता रहे थे कि किस तरह से वो अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। जो यूरिया पे सब्सिडी दी है वो हमारे किसानों को फायदा होगा, लेकिन इनकम डबल होने वाली बात थी, क्योंकि जो बात कही जाती है। देखिए, मैं बहुत छोटा उदाहरण दूंगा आपको कि जब मैं नेफेड में आया था तब हम 2500 टन प्याज जो है वो प्रोक्योर करते थे किसानों से। इस वर्ष हमने 2.5 लाख टन किया है, और जो मार्केट रेट था इस बार प्याज का, अगर आप छोड़ देते हैं, हम सरकार इंटरवेंशन नहीं करती, तो वो मुश्किल से 7-8 रुपए किलो मिलता, जो किसान को 19 से 20 रुपए किलो मिला। तो ये किसान की आय बढ़ाने के इस तरह के, जैसे दलहन में, तिलहन में खरीदी को बढ़ाया है। इस बजट में भी आप देखेंगे तो प्रिक्वायरमेंट्स के लिए जो प्रावधान किया है वो लगभग 2.5 लाख करोड़ का है, 2.37 लाख करोड़ का है। किसान सम्मान निधि है उसको लेकर के कहा जा रहा था कि उसकी राशि थोड़ी बढ़ाई जानी चाहिए, और शायद बढ़ा सकती है सरकार, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है। तो वैसा कुछ नहीं किया गया। नहीं, इसमें मैं आपको बता दूं कि अधिकतर राज्य सरकारें जो है, जो भारत सरकार दे रही है उसके साथ राज्य सरकारें भी ऐड करके दे रही हैं। आपकी हरियाणा में जाएंगे, बीजेपी सरकारें दे रही हैं। हाँ, दे रही हैं। हरियाणा में जाएंगे आप, वहां पर जितना केंद्र से मिलता है उतना ही राज्य सरकार देती है, कहीं पर ज्यादा भी है। अच्छा, तेलंगाना वगैरह में ज्यादा है। हाँ, तेलंगाना उड़ीसा में तो है। हाँ, उधर और ज्यादा है, उड़ीसा में और ज्यादा है। हाँ। तो देखेंगे तो 2000 रुपए कालिया स्कीम उनकी, हाँ, 6000 रुपए के अलावा भी किसानों को वो नीचे के लेवल पर मिल रहा है, जो उनकी डे टू डे जो एक्सपेंडिचर है उसको मीट आउट करने के लिए वो काफी सहायक है। लेकिन बड़े स्तर पर, जैसे मैंने कहा कि एग्रीकल्चर क्रेडिट बढ़ाया है,
तो उससे क्या है, किसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है, पैसा मिलता है तो काम करने का, साथ में उनके लोकल लेवल पर पैक्स को मजबूत करके किसानों को वहां ताकत दे रहे हैं। एफपीओ जो प्रोडक्शन साइड में, जब एफपीओ की वैल्यू एडिशन की बात आती है तो 6,850 करोड़ का बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उसके साथ में है 1 लाख करोड़ का, वो लगातार उस पर काम हो रहा है। तो काफी तेजी से एग्रीकल्चर में काम हो रहा है और आने वाले समय में रिफॉर्म पे भी चर्चा करेंगे। अभी अब प्रोफेसर हिमांशु हैं, शायद हमारे साथ जूम पे जुड़ गए हैं। प्रोफेसर हिमांशु जेएनयू से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। किस तरह से देख रहे हैं बजट? हम कृषि वर्ग की बात कर रहे थे, आपका आंकलन चाहेंगे। कृषि वर्ग में जिस तरीके की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में जाहिर तौर पे काफी बातचीत हो चुकी है, सरकार की तरफ से भी बातचीत हो चुकी है, और जब फार्म आंदोलन, जब फार्म प्रोटेस्ट चल रहे थे तब भी इन सारी चीजों के बारे में बातचीत हुई थी, तब काफी सारी चीजें बोली भी गई थी। पर सच्चाई ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप देखें कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़ी, क्या हुई है, तो अगर आप नीति आयोग जो तरीका बताता है उस तरीके से देखें तो किसान की आमदनी घट गई, नेगेटिव हो गई। ये जो तरीका जो नीति आयोग ने बताया था 2017 में, 2016 में जो प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 साल में हम दुगना कर देंगे, तो उसी तरीके से बाकी सारे आंकड़े में भी जो है किसानों की हालत क्यों खराब हुई है, उसके सबसे बड़ा कारण है कि जो इनपुट कॉस्ट, जो उनका जो लागत है, वो लागत में 2 कॉस्ट, बड़े कॉस्ट आते हैं। एक फर्टिलाइजर आता है और दूसरा एनर्जी कॉस्ट आता है। इन दोनों के कॉस्ट बढ़े हैं, ये सीएसईपी की रिपोर्ट कहती है, सरकार के आंकड़े कहते हैं, सारे चीजों कहते हैं। तो उनकी जो आमदनी कम हुई है, उसके बावजूद भी अगर आप देखें कि इस बजट में क्या हुआ है, तो कुल जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो बजट था वो 1,15,000 करोड़ रुपए था, जो खर्च हुए थे, एक्चुअली खर्च हुए थे 2021-22 में। इस साल का जो बजट है उसमें बराबर उतना ही रखा है, जब इसके बावजूद भी करीब 6 से 10% के बीच में इन्फ्लेशन रहा है, एनर्जी का, फर्टिलाइजर का और बाकी सारे जो लागत, जो भी चीजें। आर्थिक सर्वे भी कहता है कि वेजेज आपके स्टैग्नेंट हैं, लोग जो है रियल वेजेज, आपकी इकोनॉमिक, कल का इकोनॉमिक सर्वे में उस पर एक बड़ा सेक्शन है कि रियल वेजेज जो रूरल एरियाज में है वो स्टैग्नेंट है। तो गांवों में, कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्राइसिस काफी दिनों से चली आ रही, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें कि उसमें इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे में भी आप देख लीजिएगा, ग्राफ बना हुआ है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर पिछले 10 साल में लोएस्ट। तो उसका ये आंकड़ा जो है वो सरकार का आंकड़ा है, इकोनॉमिक सर्वे में जो चैप्टर है, एग्रीकल्चर चैप्टर, उसका दूसरा ग्राफ है। आप सब्सिडी की बात करते, पीएम किसान के थी 66,000 करोड़ रुपए आपने एक्चुअली दिए। शुरुआत किया था तो सब 75,000 करोड़ दिए थे, फिर 66,000 करोड़ दिए थे, ये 21-22 में दिया है। इस बार आपने कहा है कि 60,000 करोड़ हम देंगे। अब या तो किसानों की संख्या कम हो जाएगी, तभी तो ये नंबर कम हो सकता है, या फिर आप जितना पैसा दे रहे हो सब कम कर देंगे। तो फिर आखिर जब पिछले साल 21-22 में जो 66,000 करोड़ दिए थे, तो इस बार 60,000 करोड़ क्यों देंगे भाई? क्या किसानों की संख्या बढ़ नहीं रही है? जो आंकड़े तो बता रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप उसको डिटेल में ब्रेक करके देखें, सारे स्कीम्स को ब्रेक करके देखें, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को जितना मिलना चाहिए, जिस तरीके की क्राइसिस एग्रीकल्चर सेक्टर में है, उस तरीके से। प्रोफेसर हिमांशु, ये आपने जरूरी बात बताई, और आइए जरा इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं और लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम कार्यक्रम की शुरुआत में बता रहे थे कि बजट क्या होता है। लेखा जोखा 100 रुपए है, 100 रुपए में अगर कहीं आप आवंटन ज्यादा करेंगे तो कहीं से घटाना भी पड़ेगा, कहीं का प्लस कहीं का माइनस होगा। तो प्लस तो हमने देख लिया, माइनस कहां हो रहा है आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मनरेगा के बजट की। मनरेगा का बजट 2022-2023 में 73,000 करोड़ रुपीस था। ये बजट 2023-2024 में 60,000 करोड़ रुपए हो गया है, यानी कि इसमें कमी आई है 13,000 करोड़ रुपए की, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर। यह हो गई मनरेगा की बात। अब आइए आपको ये बता दें कि मनरेगा का जो बजट है वो बीते कुछ सालों में किस तरीके से अप डाउन हो रहा है। 2017-18 में, जैसे कि आप फुल फ्रेम चले जाएं ताकि जरा डिटेल में समझ में आ जाए, 2017-18 में 55,000, 2018-19 में 61,000 चला गया था, 2019-20 में 71,000 चला गया था, और उसके बाद आ गया कोरोना।
तो कोरोना के समय आप देखिए किस तरीके से सरकार ने इसको 1,11,000 करोड़ तक लेके गए और 21-22 में इसको 98,000 पर लाए, 22-23 में ये 73,000 हुआ, उसके बाद रिवाइज हुआ 89,000 तक रिवाइज एस्टिमेट गया। लेकिन इस बार का जो बजट एस्टिमेट है वो 60,000 करोड़ है, यानी कि अब एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है मनरेगा का बजट लगातार कम होते हुए, तो यहां से कटौती हुई। अब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की, तो उसमें जैसे कि आप देख सकते हैं बजट 2022-23 6400 करोड़ रुपीस था, लेकिन बजट 2023-24 में ये 6400 करोड़ यानी कि 6400 करोड़ से घटकर 2273 करोड़ हो गया, 2273 करोड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना 68,000 करोड़ था पिछले साल, इस बार 60,000 करोड़ हो गया। कृषि और कृषक कल्याण 1,24,000 करोड़ था 2022-23 में, 23-24 का जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से 1,15,000 हो गया है, यहां से कट रहा है। फसल बीमा योजना आप सुन रहे हैं ना अशोक जी, फसल बीमा योजना 2022-23 में 15,000 करोड़ थी, 23-24 में 13,625 हो गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 12,900 करोड़ थी, अब घट के 10,700 करोड़ हो गई है। एमएसएमई की गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम 15,000 करोड़ थी, घट के 14,100 करोड़ हो गई है। मिशन शक्ति महिला सुरक्षा सशक्तिकरण मिशन 3,184 था, इसमें बहुत मामूली सी गिरावट आई है, 3,144 हो गया है। और माइक्रो फूड प्रोसेसिंग जो स्कीम है PMFME वो 900 करोड़ थी और इस साल 639 करोड़ हो गई है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कहीं अगर आप ऊपर करेंगे तो कहीं से कटौती करनी पड़ेगी। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं अशोक ठाकुर जी एक बार फिर से, इसमें बहुत सारा कृषि क्षेत्र से संबंधित बजट हैं जहां पर कटौती हुई है, इसको किस तरीके से पढ़ा जाए? देखिए मनरेगा के मामले में तो फिर काहे खुश हैं आप? नहीं, मनरेगा का जो बजट बढ़ने की वजह थी वो कोरोना की वजह से जो संकट के समय जो पलायन हुआ था, तो ज़्यादातर लोग गांवों गए थे, तो उनको एक सुरक्षा की आवश्यकता थी उस समय। धीरे धीरे इकोनॉमी में जो रिवाइवल हो रहा है, वापस आ रही है और पटरी पर आना शुरू हुई है, तो उसके कारण जो लोग गए थे वो वापस लौटे हैं। तो निश्चित तौर पर जब लोग शहरों की तरफ वापस आए हैं तो मनरेगा का बजट उसके कारण जो है नीचे स्लाइड डाउन हुआ होगा, मैं उसको मानता हूँ उसमें कोई। लेकिन उसके साथ साथ जो है अन्य क्षेत्रों में किसानों को जो है, जैसे मैंने कहा कि प्रोक्योरमेंट हो या एग्रीकल्चर क्रेडिट हो या बाकी तरीके से किसानों को पैसा देने की उसमें भरपाई की गई है उसकी, तो उस तरह से हम देख सकते हैं उसको। समीर भाटी जी, आपसे जानना चाहूंगा, इस पूरे बजट में दो चीज का उल्लेख नहीं है, कई लोगों ने कहा, एक स्वास्थ्य का और दूसरा शिक्षा का। आप क्या कहेंगे एज ए हेल्थ एक्सपर्ट? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं हेल्थ की बात करूं स्पेसिफिकली, तो पिछली बार भी जब हमने देखा था कोरोना के बाद लोगों की उम्मीदें रही है कि हेल्थ बजट में कुछ नया होगा, सरकार कुछ नया करेगी। पिछली बार हमने जैसे देखा था कि मेंटल हेल्थ के ऊपर काम शुरू हुआ था, स्पेशली जिस तरह से पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई थी। और इस बार हमने जिस तरह से देखा है पैरामेडिकल स्टाफ हमारा स्किलिंग का, स्पेशली अगर हम नर्सिंग 157 नर्सिंग सेंटर खोलने की बात कही गई। जी बिल्कुल, नर्सिंग कॉलेजेस की जैसा हमने शॉर्टेज देखी थी पैंडेमिक के दौरान, तो अभी हमने मेडिकल कॉलेजेस तो खोले हैं, तो डॉक्टर एंड नर्सिंग का जो रेशियो है उसको ठीक करने के लिए नर्सिंग कॉलेजेस के लिए भी इस बजट में प्रावधान रखा गया है। और इसके अलावा हमारे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए स्पेसिफिकली जो उसका पाठ्यक्रम है उसमें भी कुछ बदलाव आने के लिए, क्योंकि हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड मैन पावर नहीं है, तो वो एक इसके अंदर निश्चित तौर पे एडिशन है। और सबसे बड़ी जो बात इस बार के बजट के अंदर है, हमारी जो ICMR लैब्स हैं, ICMR का नाम हम पेंडेमिक के दौरान ही सुनना शुरू किया है लोगों ने। ICMR की हमारे पास फुली इक्विप्ड लैब्स हैं, जो अभी उनमें और भी एडिशन हो रहा है, बट वहां पर जो सबसे बड़ा चैलेंज था रिसर्च के अंदर मैन पावर की कमी सबसे ज्यादा। जी, हमारा मेडिकल जो हेल्प है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो कहते हैं ना, जो 20% जो बड़े शहर हैं उसी तक सीमित है। सारा जो 70% जो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन्हीं 20% शहरों में ही है। जो ग्रामीण इलाकों में जो फैलाने की बात थी, जो हम हमेशा सुनते आए, और टोकन भी कहा जाता है कि टोकनिज्म के हिसाब से भी कहते हैं, वो नहीं सुनाई दिया। नर्सेज वगैरह की बात हुई, नर्सेज सेंटर्स की, वो भी बहुत अहम है, लेकिन वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, उसका फैलाव, दायरा बढ़ाना, शहरों से निकलकर ग्रामीण परिवेश में
उस लिहाज से क्या आंकलन? जी बिल्कुल, देखिए उस लिहाज से अगर हम बात करें, हमारे पास गवर्नमेंट के पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, रूरल एरियाज तक पेनिट्रेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर की उस तरह से देखें तो गवर्नमेंट के पास कमी नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेक्टर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइवेट सेक्टर के पास अगर हम बात करें तो उनके पास मैन पावर की कमी नहीं है। तो इसी वजह से जो पीपीपी मोड को बढ़ावा दिया गया पिछले 3 सालों के अंदर कि गवर्नमेंट के पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो प्राइवेट सेक्टर उनको मैन पावर, तो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उस तरह से काम हो रहा है। गवर्नमेंट के पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीन्स भी है, मैन पावर है, मैनेजमेंट नहीं है, तो वो भी आउटसोर्स्ड पीपीपी मोड में चल रहा है। तो इस तरह से जो पेनिट्रेशन है, देखा था जब आपको याद है कोरोना के बाद भी जब परिस्थितियां बनी थी कि एम्बुलेंसेज नहीं है, लोग उसके लिए भाग रहे हैं, उस पर भी हमने काफी दिखाते थे अपने लिहाज से। तो आप जो पीपी की बात कर रहे हैं, ये है तो बहुत सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पर कितना पहुंचा है? क्योंकि योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो जमीन पर कितनी पहुंच पा रही ये अहम है। बिल्कुल, देखिए ग्राउंड लेवल आंकलन क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन में पीपीपी मोड अभी सबसे सक्सेसफुल मॉडल चल रहा है। चाहे वो मैं किसी भी सरकार की बात करूं स्पेसिफिकली कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर काफी अपग्रेडेशन हो रहा है, वहां पे लेबोरेटरी सर्विसेज अपग्रेड हो रही है। अगर सीटी स्कैन की सुविधाएं नहीं है तो वो प्राइवेट पार्टनर्स वहां पर सीटी स्कैन लगा रहे हैं, कहीं पर एमआरआई लगा रहे हैं। तो आई थिंक ये वाला मॉडल अभी काफी ग्राउंड लेवल पर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और इसके अलावा जैसा अभी एक सीकल सेल एनीमिया की कैंपेन भी, तो ऐसी जो रेयर डिजीज है उनके लिए भी सरकार ने अब काम करना शुरू किया। डॉक्टर समीर, जो बात बार बार पूछी जा रही है 157 नर्सिंग कॉलेजेस खोलने की बात, ये दरअसल कोशिश ये है सरकार की कि जो 2014 के बाद से कॉलेजेस खुले हैं, मेडिकल कॉलेजेस, उनके साथ साथ ही नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाए, ताकि जो बेटर कोऑर्डिनेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो हो सके। और साथ साथ जो मैन पावर चाहिए, आप जिस तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आपको वो उतना उपलब्ध हो सके। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या मेडिकल कॉलेजेस जितने खोले गए 2014 के बाद से वो काफी हैं, या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में हमें इससे भी ज्यादा कहीं मेडिकल इंफ्रा की जरूरत होगी? मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से गवर्नमेंट के पास मेडिकल कॉलेजेस रहेंगे, इक्विपमेंट्स रहेंगे, पर मैन पावर का चैलेंजेस फिर भी रहेगा। उसमें जब तक मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी जब तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली पहल नहीं होगी, तब तक उनको भी लॉन्ग टर्म के लिए रन करना है। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेजेस में स्पेसिफिकली हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, पर फिर भी वहां पे फैकल्टीज का आना वो जरूरी है। तो एक सवाल पूछना चाहती हूँ अंशुल अभिजीत से, संकेत, कि यहाँ पे हमने बात की एग्रीकल्चर की और हेल्थ सेक्टर की, और तमाम इंडस्ट्री ने बड़ी तारीफ की है बजट की, पर विपक्ष जो है उसको ये जाहिर है कि लग रहा है कि ये जो बजट है वो सिर्फ लोगों को लुभाने का बजट है, दरअसल इसमें कुछ नहीं है, एक आई वॉश है। अंशुल अभिजीत, जब इंडस्ट्री बड़ा खुश है इसको लेकर, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट जो है वो खुश है लेकर, तो आप लोगों को ऐसा क्या इसमें लगा है जो गड़बड़ है, जो नहीं किया सरकार ने ठीक? अंशुल अभिजीत। शक नहीं है कि ये तो बिल्कुल गरीब विरोधी बजट है, मध्यम वर्ग विरोधी है, निम्न मध्यम वर्ग विरोधी है। सबसे पहले तो सबसे बड़ी इस मुल्क के सामने चुनौती है बेरोजगारी की, और वित्त मंत्री जी ने बेरोजगारी का जिक्र तक नहीं किया, नाम तक नहीं लिया कि ये समस्या है, समाधान कैसे ढूंढेंगे तो अलग बात है। गैर बराबरी की समस्या है। पर अंशुल, उन्होंने कहा ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, कैपेक्स अगर बढ़ाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स क्रिएट होंगी, और मध्यम वर्ग बहुत खुश है टैक्स स्लैब से। नहीं, कैसे खुश है? मैं आपको बताता हूं ना। आप कह रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, 10 करोड़ कर दिए हैं, 10 लाख करोड़ कर दिए हैं, 33% इसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये तो जानना जरूरी है ना कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर अब तक बढ़ा के नौकरियां कितनी दी? भाई अभी तक तो बढ़ा ही रहे थे। आपने ये बताइए कि जो रोड है, जो रेलवेज हैं, कितनी नौकरियां का सृजन हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा के? ये तो पता नहीं है। कितने यहां पर जो काम थे वो मुकम्मल हुए, जो योजनाएं हैं वो पूरी हुई, ये भी आपने बताया नहीं। और एक तरह से अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है तो ये बात की स्वीकार भी कर रहे हैं कि निजी निवेश हो नहीं रहा है। यहां पर अगर निजी निवेश नहीं होगा तो यहां पर एक जो हमारा जो वृद्धि दर है, विकास दर है, वो ठीक से बढ़ेगा नहीं। आपको कुछ बिंदु मैं सामने ले जाता हूं। एक तो बेरोजगारी की बात हुई, लेकिन यहां पर जो आवंटन होते हैं, पिछले साल जो सरकार ने जो आवंटन का ऐलान किया था और जो खर्च किया था उसमें भी संगति है, उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क है। और जन कल्याण जो नीतियां हैं, जन कल्याण जो योजनाएं हैं, दलितों के, आदिवासियों की शिक्षा में, स्वास्थ्य में,
उसमें जो आवंटन था और जो खर्च था उसमें भी फर्क है। तो सरकार ने पूरी तरह खर्च नहीं किया। और इस बार संकेत भाई ने तो कह ही दिया कि यहां पर भारी कटौती हुई, मनरेगा में कटौती हुई। पिछले साल 73,000 करोड़ आपने मनरेगा का बजट किया था, उसमें तो 18,000 पेंडिंग ड्यूज थे। इस बार आपने 60,000 मनरेगा का बजट किया है, इसमें मुझे लगता है 15,000 तो पेंडिंग ड्यूज होंगे। तो मतलब वो आ जाता है 45,000 करोड़ का। 45,000 करोड़ में जितने लोग जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, कहते हैं 10 करोड़ जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, चलो 6 करोड़ अगर नौकरी मांगते हैं तो कितने लोगों को आप 100 दिन तक नौकरी दे पाएंगे? ये तो सरकार बता नहीं रही है। और सबसे बड़ी यहां पर समस्या है बेरोजगारी की। बेरोजगारी यहां पर बढ़ी कितनी, रोजगार कितना बड़ा है, बेरोजगारी दर ऊंचा होता जा रहा है, इसका समाधान निकाला नहीं। फिर अब मैं और आता हूं कि ये जो मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं, जो एक नई व्यवस्था है न्यू रेजीम टैक्स, आपकी ओल्ड रेजीम टैक्स है, आपकी न्यू रेजीम टैक्स है। आप ये कहते हैं कि जो तब्दीली करेगा, जो नई न्यू रेजीम टैक्स को अपनाएगा, उसी को फायदा होगा। भाई अब तक कितने लोगों ने ये जो नई रेजीम टैक्स है उसको अपनाया? हम ही से पूछ लीजिए, कितने मंत्रियों ने इसको अपनाया? आप कहते हैं कि ये न्यू एग्जेम्पशन इसमें नहीं मिलेगा, न्यू रेजीम टैक्स में आपने इतने सारे स्लैब्स बना दिए, तो मुझे नहीं लगता इसमें थोड़े से कुछ लोगों को फायदा होगा। लेकिन मोटा मोटी ये बात है कि ये गरीब विरोधी, और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सरकार 8 साल से ये गरीबों को मारना चाहती है, गुर्बत को नहीं। और ये मैं बार बार कह रहा हूं, यहां पर कोई गरीबों के लिए या मध्यम वर्ग के लिए आपका राइट टू रिप्लाई हो जाए। अशोक जी कुछ आपका जवाब देना चाहते हैं? अभिजीत जी, आपको खुश होना चाहिए, जो टैक्स नहीं देना चाहते उनके लिए भी खुशखबरी है और जो देना चाहते हैं उनके लिए भी है, और दोनों खुश हैं। नहीं देना चाहते वाली तो कोई कैटेगरी नहीं है, नजर है सरकार की। हाँ। जो 7 लाख से नीचे जो चाहते हैं कि हम टैक्स ना दें, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। चाहते कैसे, मजबूरी है उनकी, अब कमाई नहीं है तो टैक्स कहां से देंगे? टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं ना, वो तो सही है कि टैक्स नेट बढ़ेगा। बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र है जो टैक्स जो देना चाहते हैं वो उनके लिए भी खुशखबरी है, ये समझना चाहिए। अंशुल अभिजीत ये कह रहे हैं कि लोगों के जेब में पैसे ज्यादा आएंगे, ज्यादा खर्च कर पाएंगे, एक्सपेंडिचर अच्छा मैं बताता हूं, नहीं मैं बताता हूं, ये वैसे कांग्रेस की भी थ्योरी है। 35,000 नहीं मैं बताता, संकेत भाई मैं बताता हूं, इसका जवाब बड़ा आसान सा है। इसमें लोग कहते हैं कि 35,000 करोड़ का फायदा होगा, 35,000 करोड़ जेब में आएंगे। अरे भाई, अगर मांग आपको बढ़ानी है तो 35,000 करोड़ काफी होंगे। अगर आप कह रहे हैं कि हमारा जीडीपी है करीब 2,73,000 करोड़, तो 35,000 करोड़ तो 0.1% हुआ, और मांग बढ़ाने के लिए यह काफी हो जाएगा कि लोग इसी से मांग बढ़ जाएगी, और आपका विकास दर 7% पहुंच जाएगा। और विकास दर की कहानी मैं एक और बताता हूं। आप कह रहे हैं कि आपका विकास दर, एक चीज पूछनी है अभिजीत, मुझे आपसे एक चीज पूछनी है कि भाई देखिए, जब कांग्रेस सत्ता में होती थी और किसी भी बात उठानी पड़ती थी तो बीजेपी सड़कों पर आ जाती थी। महंगाई को लेकर हो, महंगाई कितनी, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई कितनी बढ़ी हुई है, लेकिन कांग्रेस कहां पे हम देख सकते हैं कि वो विरोध प्रदर्शन करती हुई जमीन पर उतर आई है? पे है ना भाई, ट्विटर पे आज भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से मैं आपके पास आऊंगा, मैं अंशुल आऊंगा आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास अंशुल आऊंगा। मोटा अनाज खा के लड़ाई लड़ सकते हैं। डॉक्टर रमन चुग के पास चलते हैं, डॉक्टर रमन चुग के पास चलते हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूं बजट को लेकर के तमाम अमन चुग साहब, तो आप बताएंगे आप का क्या कहना है? इस दिन भर की चर्चा आपने भी बहुत जगह अपने विचार दिए होंगे, आपको क्या लगता है इस बजट को लेकर? सबसे पहले नमस्कार है। हमें थोड़ा ब्रॉडली मैं आपको वर्ल्ड एंगल से पहले हिंदुस्तान की तरफ लेकर आता हूं। वर्ल्ड में पिछले 40-50 सालों में 2 तरह की शादियां थी, एक चाइना और अमेरिका की जिसको हम बोलते हैं चिमेरिका, और एक शादी थी यूरोप और रशिया की जिसको हम बोलते हैं यूरशिया। दोनों शादियां टूट गई। ये दोनों शादियां कोविड के दौरान टूटी। अब इसमें एक मौका लगा हिंदुस्तान को वो जो ग्लोबल हब के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढने का। यहां पे जहां हम पहले ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे, यहां से मेरे को स्लोबलाइजेशन दिखता है वर्ल्ड में, और वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ मेरे को अंदाजन 2% तक पहुंचते हुए दिखती है, जहां पे यूएस, यूके, यूरोप ये सब रिसेशन में रहेंगे। उसी के तहत जो यहां पे बजट है, बजट में 2 पहलू पेश करे गए हैं। पहला पहलू है मल्टीप्लायर इफेक्ट, जिसमें स्ट्रक्चरल शिफ्ट, जिसमें कंजम्पशन और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर दोनों को फोकस, और दूसरा है ग्रास रूट लेवल पे जो लेटेस्ट जो डाउन ट्रोडन जो सोसाइटी है वहां तक पहुंचने की कोशिश। अब इसी को अगर हम देखें, जहां पे हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में डायनेमिक शिफ्ट है, एग्री टेक की तरफ जा रहे हैं हम।
जहां पे हम लेटर से एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे हम एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। जहां हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम यूनिकॉर्न्स की तरफ मूव कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। पर्टिकुलरली आप देखें एमएसएमई का जो क्रेडिट ग्रोथ है पिछले एक साल में 30% का क्रेडिट ग्रोथ अपने आप में ही मायने रखता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, हिंदुस्तान में यहां पे 2 पिलर्स और फर्दर हैं। एक है ऑफ शोरिंग, यानी कि वर्ल्ड की जो फैक्ट्री थी वो हिंदुस्तान की तरफ कैसे लाया जाए, उसके लिए हमें वहां पे फोकस करना चाहिए था जो वर्ल्ड में हिंदुस्तान नहीं बना रहा था। पिछले 20 सालों से हमारा मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज ऑफ जीडीपी 21% से ऑलमोस्ट 13% पे आ गया, और अब कोशिश यह है कि 15% से जो आज है उसको 21% में वापस लाया जाए। और आप मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करने के लिए पीएलआई जो कि 2020 में लेकर आया था, उसी के ऊपर फोकस करने की कोशिश है, जहां से बजट का गिरावट कई जगह से करवा के इन्हीं एमएसएमई जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के तहत फॉल करेंगी, वहां पे पहला फोकस है, यानी कि ऑफ शोरिंग। दूसरा है डिजिटलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं इंडिया स्टैक। यूएस का अलग मॉडल था, चाइना का अलग मॉडल था। इंडिया स्टैक के तहत ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, जो हम वर्ल्ड की ग्लोबल फैक्ट्री का एक ऑल्टरनेटिव बनाना चाहते हैं, उसको हम डिजिटल साइड पे लेके जाना चाहते हैं। और इसी का आखिरी पड़ाव जो है वो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में जहां हमारे हिंदुस्तान की डेली रिक्वायरमेंट अंदाजन 1450 वॉट पर डे पर जाएगी, उस दिशा में हम अग्रसर हुए या नहीं? बिल्कुल अमन जी, बहुत अच्छा। लेकिन पीएम सिंचाई योजना में भी आवंटन कम हुआ है, जो आपने बताया। तो ये जो एग्रीकल्चर को लेके जो बातें कही जा रही हैं, कि जो मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि हम एग्रीकल्चर को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर पानी नहीं पहुंचेगा किसान के पास तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम बात करेंगे ऊर्जा मंत्री। और ऊर्जा मंत्री पे जाने से पहले मुझे बताया जा रहा है अमिताभ कांत जी, आप G20 के शेरपा हैं, हमारे साथ जुड़ गए। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी में। मेरा पहला सवाल, आपके क्या इंप्रेशन है इस बजट को लेकर? देखिए, ये बजट एक नए भारत को बनाने वाला बजट है, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव और प्रोग्रेसिव बजट है। उसके कुछ खास कारण हैं। एक तो ये कंजम्पशन को ड्राइव करेगा, और जब कंजम्पशन को ड्राइव करता है बजट तो उससे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, उससे आपका इन्वेस्टमेंट आएगा, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जब आएगा तो और ग्रोथ होगी। और ये ज़रूरी था कि बजट के थ्रू हम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को ड्राइव करें। दूसरा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत फोकस है, और 10 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, 33% ग्रोथ, और 3 साल लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहा है बजट में, इसका बहुत इम्पैक्ट होगा। और एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में जब डेवलप होगा, रेलवेज, रोड्स, हाईवेज और एयरपोर्ट्स, 50 एयरपोर्ट्स, तो उसका बहुत डीप इम्पैक्ट आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। और जब देश बढ़ता है अगले 3 दशक के लिए, तो वो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर डेवलप होता है। और तीसरी चीज़ मेरे विचार से जो सबसे महत्वपूर्ण है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत डिसिप्लिन रखी है। फिस्कल इम्बैलेंस जो था, फिस्कल डेफिसिट, उसको 6.4 से 5.9 और आगे एक रोड मैप बताया है 4.5% पर लाने का। उससे भी क्योंकि गवर्नमेंट बोरोइंग कम होगी, प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग बढ़ेगी, और भारत में प्राइवेट डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है, तो उससे प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और आखिरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो बजट की 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो बजट ड्राइव करता है डिजिटाइजेशन को, टेक्नोलॉजी में कैसे हम एक लंबी कदम ले आगे, और दूसरा कि ग्रीन ग्रोथ पर जो फोकस रहा है, क्योंकि आगे चल के जब तक हम अपनी इकोनॉमी को इकोनॉमिकली सस्टेनेबल ना बनाएं और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ना बनाएं, तो बहुत मुश्किल होगा एक्सपोर्ट करना। तो इसलिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंच अमृत का कमिटमेंट दिया है, उसके लिए ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ और इंडिया की ग्रीन ग्रोथ बहुत आवश्यक है। तो ये बजट मेरे विचार से तो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल एक बजट है।
सर, जो ये बजट पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट 33% बढ़ाया गया है, क्योंकि हम चुनावी साल में हैं, अगले साल चुनाव होने वाले, फोकस एरिया क्या रहेगा? आप कुछ आइडिया दे सकते हैं तो? नहीं, मेरे विचार से तो सबसे बड़ा जो फोकस है कि आपने ज़्यादा इनकम मिडिल क्लास के हाथ में दी है, और ये ना केवल मिडिल क्लास बल्कि सारे सेक्टर्स, सारे वर्गों को दी है ज़्यादा। और वो उसका लक्ष्य ये है कि कंजम्पशन स्टोरी इंडिया की बढ़े, और कंजम्पशन स्टोरी की वजह से डिमांड बढ़े। प्रोडक्ट्स की जब डिमांड बढ़ेगी तो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, क्योंकि कई साल से हम कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आना ज़रूरी है, प्राइवेट सेक्टर आना ज़रूरी है, तो उसके लिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाना आवश्यक है। और जब ये बढ़ेगा तो देखिएगा आपकी ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट पर ग्रो होनी चाहिए। जो 2000 से 2010 तक की जो ग्रोथ थी उसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट 25 से 30% ऑफ योर जीडीपी बढ़ा था, तो यही बढ़ाना आवश्यक है। कि क्या ये इंक्लूसिव ग्रोथ होगा? क्योंकि एक बहुत बड़ी चिंता रही है पैंडेमिक के दौरान कि जो अमीर है वो अमीर होते गए, गरीब गरीब होते गए, फासला बढ़ा है। ये जो ग्रोथ का इम्पेटस मिल रहा है, क्या वो सबको साथ लेके चल पा रहा है? ये बजट क्या ये प्रोविजन देता है, इंक्लूसिव ग्रोथ है? तभी देखिए तभी इसलिए इस बजट में बात की गई है आपके 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की, आपके एग्रीकल्चरल में ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है, स्किलिंग की बात की गई है, और नए एरियाज ऑफ स्किलिंग की बात की गई है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो, और आगे चल के 3D प्रिंटिंग हो, ये सारे नए एरियाज जरूरी हैं, और ये सनराइज एरियाज ऑफ ग्रोथ हैं। तो इन एरियाज में जब आप स्किल करते हैं तो एक युवा वर्ग में आप एक नई डिसिप्लिन आगे ले आते हैं और उनके लिए नए जॉब्स क्रिएट करते हैं। तो ये सारी जो जितने अनाउंसमेंट्स हैं ये सारे इंक्लूसिव ग्रोथ के हैं। जी, आज आलोचना विपक्ष इसी बात को लेकर कर रहा था कि इसमें रोजगार सृजन के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ज्यादा बातें नहीं की गई हैं। केवल 4 बार वित्त मंत्री ने रोजगार शब्द का इस्तेमाल किया। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। जॉब क्रिएशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट से होता है, जॉब इन्वेस्टमेंट ग्रोथ से जॉब क्रिएशन ग्रोथ से होता है। जॉब क्रिएशन जब तक आपका एक वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ नहीं बनता तब तक आप जॉब क्या क्रिएट करिएगा? आप क्या दारिद्रता पर जॉब्स क्रिएट करिएगा? आपको तो ग्रोथ चाहिए, आपको तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको तो कंजम्पशन ड्राइव करना चाहिए। जब ये सब होता है तब जॉब्स बनती हैं इकोनॉमी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ कांत जी हमसे बात करने के लिए। इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद लौटते हैं इस चर्चा में। बहरहाल हम बजट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब 2 सेगमेंट्स ऐसे जिनका हमने ज्यादा जिक्र नहीं सुना था। एक है राष्ट्रीय गंगा योजना। ये बहुत एक ऐसा मसला है जिसको मैं करीब से देखती हूँ, तो इसके लिए आवंटन बढ़ाया गया है। हालांकि जमीन पर कितना पहुंचेगा ये सवाल है। और खेलो इंडिया के लिए भी आवंटन बढ़ाया गया है, 974 करोड़ से 1000 करोड़ पहुंच गया है। लेकिन वाकई में ये जो इजाफा होता हुआ देख रहे हैं हम, अशोक ठाकुर जी, क्योंकि आप बीजेपी की तरफ से, इसलिए आप ही पर हम आ जाते हैं। अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर जमीन पर कितना पहुंचेगा ये? बिकॉज गंगा की जो स्थिति है, हम बार बार देखते हैं गंगा जी की स्थिति, लेकिन जमीन पर होता हुआ कम। माँ गंगा के बारे में तो इतना ही है कि अब क्रूज चलने लगा है, उसमें तो अंतर तो समझ में आना चाहिए उतना। तो अगर क्रूज चलना शुरू हो गया है तो इसका मतलब है कि उसके लेवल में कुछ तो फर्क आया है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर हम और पैसा डालेंगे, उसका टूरिस्ट एस्पेक्ट है, लेकिन जो ड्रेनेज, जो सारी ड्रेन्स नाले उसमें सीधे आते हैं, उसमें जो बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए या रोक देनी चाहिए थी अब तक, जैसे बनारस की बात है, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे जो वहां के लोग हैं डालते रहते हैं, उस पर अभी तक नहीं हो पाई है पूरी तरह से रोक। नहीं, देखिए उसमें बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अगर उसकी धारा में बहाव तेज नहीं होगा तो क्रूज नहीं चलेगा, और धारा तेज तभी होगी जब उसमें सफाई बढ़ रही है। इसका मतलब काम हो रहा है उस पर और सही दिशा में है।
वो जो एकदम से हम उम्मीद करें कि सारे नाले एक दिन में बंद हो जाएंगे, वैसा तो संभव नहीं है, लेकिन उस दिशा में काफी कुछ काम हुआ है, हमको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और बजट में और सरकार का उसकी तरफ फोकस है, ये भी इस बात को सिद्ध करता है कि उसका बजट हम बढ़ा रहे हैं जी। एक छोटे से और युवाओं के लिए भी सरकार कंसंट्रेट कर रही है। हाँ। और खेल के लिए विशेषकर, क्योंकि आने वाले समय में एशियाड आएगा, हाँ, देखने को मिला, उसका बजट भी है, आंकड़े बता रहे हैं। हाँ। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, अभी फिर हाजिर होते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या तुरंत फर्क पड़ता है। आपके ड्राइंग रूम में, आपके किचन में, आपकी अलमारी के अंदर जो वस्तुएं हैं उनके दाम बढ़े हैं कि घटे हैं। ब्रेक के बाद चलिए अब सीधा घर के अंदर चलते हैं और बताते हैं कि आपके जीवन में जो चीज़ें आप लेते हैं उनमें क्या फ़र्क पड़ा है। ये देखिए, ये हम घर के अंदर अब जा रहे हैं, इसको ज़रा फुल फ्रेम दिखा दें। मनोरंजन जी आप भी देखिए, ये घर के अंदर गए, नया टीवी लेने का मन है, कोई एक अच्छा सा प्लाज्मा टीवी 40-50 इंच का, तो अब सस्ता हो गया, अब आप खरीद सकते हैं। सस्ता हुआ तो 52 इंच 56 इंच लगेगी, 32 इंच का लेगी। सिगरेट जो है इसके दाम अखिलेश जी 2-3 साल से बढ़े नहीं थे, 3 साल बाद दाम बढ़ाए गए हैं। हाँ, बुरी आदत है, वैसे भी मत पिया कीजिए। अगली चीज शराब, ये भी बुरी आदत है, मत पीजिए, महंगी भी हो गई है। और क्या चीज महंगी सस्ती हुई देखते हैं, देश में बनने वाले मोबाइल, ये तो अच्छी बात हुई, सस्ती अब हुई आप अब निधि जी नया फोन ले सकती हैं। नहीं तो नया आईफोन सस्ता होगा क्या? हाँ, खिलौने अगर किसी को बच्चों के लिए लेने हैं वो ले लें, वो भी सस्ते हो गए, ये एक अच्छी चीज हुई। मोबाइल का जो कैमरा लेंस है, जो बड़े वाले मोबाइल के कैमरा लेंस होते हैं, वो भी सस्ते हुए हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ हुई हैं आपको वो बताते हैं। ये देखिए, अलमारी के अंदर अगर आप चीज़ें देखें, आयातित सोने चांदी के सामान, यानी कि बाहर से लाए हुए, वो महंगे हुए, प्लैटिनम महंगा हुआ। इसके अलावा एक चीज़ जो सस्ती हुई है, ये है हीरे के गहने। अखिलेश जी, ये वो गहने हैं जो कि लैब में बनते हैं, आर्टिफिशियल। इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसको थोड़ा और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। कपड़े सस्ते हो गए, चला जाए शॉपिंग, क्यों नगमा जी, कपड़े सस्ते हो गए, ये अच्छा हुआ। और किचन की ओर अगर आप जाएं तो विदेशी चिमनी मत इस्तेमाल कीजिए, देसी चिमनी इस्तेमाल कीजिए, वो सस्ती पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि विदेश के ब्रांड की चीज अच्छी हो। घर के बाहर आइए, गाड़ियों की अगर आप बात करें तो ये जरा गाड़ी देखिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ईवी, वो अब कुछ सस्ती हुई है ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि बैटरी जो है वो अब उस पर लिथियम आयन बैटरी पर कुछ रियायत दी गई है, तो जाहिर सी बात है उसका असर, वो बहुत जरूरी थी इलेक्ट्रिक व्हीकल का सस्ता होना, तो वो कितना सस्ता हो गया है अब ये देखना होगा, वो गाड़ी के हिसाब से है। हाँ। लेकिन जो आयातित है, जो बाहर से इंपोर्ट होगा, उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हमारी एक कवरेज, महा कवरेज जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ।